नमस्कार बच्चों, मैं प्रतीक रस्तोगी स्वागत करता हूं आप सभी का गुरुजी की पोटली क्लासेस में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं चैप्टर 3 सर्वाइवल स्किल का पार्ट 2 वीडियो, ठीक है, जिसमें आप पढ़ने जा रहे हैं पहला टॉपिक फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट बाइट क्या होता है? फ्रॉस्ट बाइट अकर्स व्हेन द बॉडी टिश्यूज फ्रीज आफ्टर एक्सपोजर टू द वैल्यू जीरो टेम्परेचर। ध्यान रखिए, ऐसी कंडीशन जब बॉडी के सेल्स बिल्कुल फ्रीज हो जाएं, जहाँ पर बॉडी का टेम्परेचर आसपास का टेम्परेचर बिलो ज़ीरो टेम्परेचर हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में बॉडी के सेल्स जम जाते हैं और इस कंडीशन को हम बोलते हैं फ्रॉस्ट बाइट, ठीक है। जहाँ का टेम्परेचर, जिस जगह का टेम्परेचर में आपकी बॉडी के टिश्यू सेल्स काम करना बंद कर दे, जम जाए, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे फ्रॉस्ट बाइट। क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में? डू कवर फ्रॉस्ट बिटन टोज ईयर्स विद वार्म हैंड। तो आपको अपने गर्म हाथों से अपने कानों को, उस व्यक्ति के जो फ्रॉस्ट बिटन है उस व्यक्ति के कानों को और उसकी टोज को, यानी कि उसकी टोज, पैरों की जो टोज होती है, तलवे, उसको क्या कर देंगे? कवर कर देंगे गर्म हाथों से, ठीक है। द एरिया अफेक्टेड कैन बी वार्म्ड by breathing on them, placing them in the warm area of the body and by dipping the affected area in warm water 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे व्यक्ति को हम क्या करेंगे? सांस देंगे, ठीक है। सांस लेने के लिए ऐसी जगह पे ले जाएंगे जहाँ उसकी बॉडी गर्म हो सके, ठीक है, या फिर उसकी बॉडी को 40 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में, गर्म वाटर में क्या कर देंगे? डिप कर देंगे उस एरिया को जहाँ पे वो फ्रॉस्ट बाइट हुआ है, उसे जहाँ उसकी बॉडी जम गई है, उस एरिया को 40 डिग्री सेंटीग्रेड में डुबा देंगे, जिससे कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर वापस से थोड़ा ऊपर आ जाए। कवर द एरिया इफेक्टेड। अब क्या करेंगे? इसके बाद कवर करेंगे जहाँ पे वो फ्रॉस्ट बाइट का एरिया इफेक्ट कर रहा है, प्रभाव डाल रहा है, तो उस जगह को कवर कर देंगे। डोंट्स, क्या हमें नहीं करना चाहिए? डू नॉट रब टाइनी आइस क्रिस्टल इन टिश्यूज मे कॉज मोर डैमेज, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए? किसी भी तरीके की बर्फ का टुकड़ा या क्रिस्टल लेके उस जगह पर क्या नहीं करना चाहिए? रगड़ना नहीं चाहिए। अगर रगड़ेंगे तो हो सकता है उसे और डैमेज हो जाए उस जगह को। Never rub snow on the area as this may cause further freezing, and do not apply direct heat at this may rewarm the area too quickly। देखो, ऐसी जगह जहाँ पे फ्रॉस्ट बिटन हुआ है वहाँ पर कोई बर्फ का टुकड़ा भी नहीं लगाना है जिससे कि वो और जम जाए, ना ही उस पर एकदम से गर्म चीज़ लगानी है, कोई गर्म हीट देनी है डायरेक्ट, जिससे कि वो वापस से रिवॉर्म हो जाए क्विकली। ऐसी जगह नहीं लगाना है कि उसकी बॉडी वापस से जल जाए, ठीक है। डू नॉट लेट द पेशेंट वॉक, पेशेंट को वॉक करने नहीं देना है। डू नॉट ब्रेक ब्लिस्टर इफ एनी। अगर छाले पड़ गए हैं उसके तो किसी भी ब्लिस्टर को, यानी कि छाले को, फोड़ना नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इसमें आप पढ़ने जा रहे हैं ब्लीडिंग के बारे में। किस तरीके से यदि कोई व्यक्ति का हाथ कट जाता है या पैर कट जाता है और ब्लीडिंग हो रही है तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, इस बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कट, स्क्रैप एंड puncture can result in bleeding. Severe bleeding can be life-threatening. To stop bleeding, restore to direct pressure, elevation, lie victim down and raise the injured part above the hurt and hand gently if you suspect a fracture. The blood gets thicker after bleeding for a few minutes. This is called clotting. Clotting slows down bleeding. Bandaging is done to stop bleeding and to stop dirt infecting the wound. Change the bandage at least once in a day and tetanus injection need to be taken if required. देखिए, आपको पता है कटने से या छिल जाने से या फिर किसी तरीके से दीवार पे किसी प्रकार की घिसन से आपको क्या होता है? आपकी बॉडी से ब्लीडिंग होने लग जाती है, खून निकलने लगता है। तो ये क्या होता है? किसी भी प्रकार की, किसी भी तरीके का खून निकलना क्या है? एक तरीके से जीवन को खतरा दिखाता है। ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहला पहला पॉइंट है डायरेक्ट प्रेशर। हम उस जगह को डायरेक्ट तेजी से दबा रहे हैं, इससे क्या होगा? खून रुकना चालू हो जाएगा, जम जाएगा खून आपका उस जगह और आपका खून रुक जाएगा। फिर है एलिवेशन, या फिर दूसरा तरीका है एलिवेशन। विक्टिम को लेटा देंगे, उसके जहाँ इंजरी हुई है उस चीज़ को हार्ट की तरफ, ऊपर की तरफ उठा देंगे। हार्ट, अगर हाथ में चोट लगी है तो हार्ट को ऊपर
की तरफ उठा देंगे, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स में हमने दिखाया है। रेज द इंजर्ड पार्ट को उठा देंगे हर्ट की तरफ, ताकि उसका खून ऊपर की तरफ चले जाए, ठीक है। द ब्लड गेट थिकर और ब्लीडिंग स्टॉप इन फ्यू मिनट्स। जैसे जैसे ब्लड गाढ़ा हो जाएगा और ब्लीडिंग आपकी क्या हो जाएगी, स्टॉप होनी चली हो जाएगी कुछ ही मिनटों में। दिस इज कॉल्ड क्लॉटिंग। और ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, क्लॉटिंग। क्लॉटिंग स्लो डाउन ब्लीडिंग। क्लॉटिंग स्लो हो जाती है तो ब्लीडिंग होती है। बैंडेजिंग इज डन टू स्टॉप ब्लीडिंग। बैंडेज करा जाता है ताकि किसी व्यक्ति को ब्लीडिंग ना हो। टू स्टॉप डर्ट इन्फेक्शन, इसलिए हम बैंडेजिंग करते हैं। चेंज द बैंडेज एटलीस्ट वंस इन अ डे और टेटनस इंजेक्शन रिक्वायर्ड टू गिव इफ रिक्वायर्ड। तो टेटनस अगर देना है तो उसे टेटनस देंगे और एक बार पट्टी जरूर चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है, जहाँ पे चोट लगी है उस व्यक्ति के हाथ को वहाँ पे तेजी से दबा दिया गया। दूसरा पॉइंट है रेज द इंजर्ड पार्ट। इंजर्ड पार्ट को उसके हाथ की तरफ, उसके हर्ट की तरफ उठा देंगे, हृदय की तरफ, ठीक है। नॉट ओवर द पैड, उस जगह पे गांठ मार के पट्टी रोक देंगे ताकि खून रुक जाए उसका। रेज एंड सपोर्ट द लेग, और लेग को उठा देंगे ताकि उसका खून क्या हो जाए, ऊपर की तरफ मूव हो जाए। तो ये थी हमारी ब्लीडिंग की स्लाइड। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। नेक्स्ट आता है आपका स्नेक बाइट। अगर सांप काट ले तो ऐसी सिचुएशन पे हमें क्या करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्नेक आर हार्मलेस, इट इज बिकॉज ऑफ आवर फियर दैट स्नेक जनरली अटैक अस। Snake bites generally occur on the limbs and most often on the legs. Always assume the bite to be from the venomous snake. Suspected snake bite must be treated with the pressure immobilization bandage. देखो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब हमें हमारी जो भारत में है बहुत सारे सांप वो क्या है, हार्मलेस हैं, यानी कि हानि पहुंचाने वाले हैं, ठीक है। हानि पहुंचाने, हार्मलेस मीन्स उनसे कोई खतरा नहीं है। बहुत कम होते हैं जो खतरा पहुंचाते हैं, ठीक है। इट इज बिकॉज ऑफ आर फियर दैट स्नेक जनरली अटैकर्स। ये क्यों होता है कि सांप हमें काटता है, क्योंकि वो हमारा डर होता है। जब हम डर से उस सांप को भगाते हैं तो उस कारण वो हम पे अटैक करता है। स्नेक बाइट जनरली ओवर अकर्स ऑन द लिम्स। मोस्टली जो स्नेक बाइट होता है आपके लिम्स के ऊपर होता है या फिर टोज लेग्स में होता है, ठीक है, वहीं पे सांप काटता है। ऑलवेज रिज्यूम द बाइट टू बी वेनेमस स्नेक। ये मान के चलना चाहिए कि जब भी कोई सांप काटता है तो वो जहरीला हो सकता है। सस्पेक्टेड स्नेक बाइट मस्ट बी ट्रीटेड एज अ प्रेशर इमोलाइजेशन बैंडेज। जैसे ही उस व्यक्ति को सांप काट लेता है तो उसको ऊपर जहाँ पे सांप ने काटा है उसके ऊपर टाइट करके एक रस्सी बांध देनी, जिससे कि जहर उसकी बॉडी में ना फैले। डू, ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। कीप द बिटन लिम्स बिलो द लेवल ऑफ द हर्ट। जो काटा हुआ हिस्सा है उस हिस्से को नीचे की तरफ, हर्ट की तरफ झुका देंगे। अलाउ द अफेक्टेड एरिया टू ब्लीड फ्रीली टू 15 to 20 सेकेंड। और ऐसे अफेक्टेड एरिया में खून निकलने देना चाहिए 15 से 20 सेकेंड तक, ताकि खून के साथ साथ सांप का जहर भी निकल जाए। इफ द बाइट ऑन द लिम्स अप्लाई द फर्म रोलर बैंडेज 2 इंचेज अवे फ्रॉम द पाउंड। अगर लिम्स पे काटा गया है तो ऐसी जगह पे रोलर बैंड से 2 इंची की पट्टी से क्या कर देंगे, 2 इंची ऊपर क्या कर देना चाहिए, बांध देना चाहिए, ताकि जहर ऊपर की तरफ ना फैले। वॉश द अफेक्टेड एरिया विद द सोप एंड डिसइंफेक्ट द एरिया। अब क्या करेंगे, उस हिस्से को धोएंगे जहाँ पर सांप ने काटा है और डिसइंफेक्ट करेंगे। द बैंडेज शुड बी लूज इनफ फॉर अ फिंगर टू स्लिप थ्रू, ठीक है। और बैंडेज इतनी ढीली बांधनी है कि उसमें उंगली आसानी से घुस जाए, ठीक है। कॉन्स्टेंटली चेक एयरवे, ब्रीथिंग एंड ब्लड सर्कुलेशन ऑफ अ विक्टिम। विक्टिम का हमेशा क्या चेक करना है, एयरवे, ब्रीथिंग एंड ब्लड सर्कुलेशन। स्टार्ट रेस्क्यूएशन if needed, but see to it that there are no bound in the mouth. Suck it out and but no, do not swallow. Spit the venom out. Rinse your mouth afterwards. देखो ऐसी सिचुएशन आप क्या करेंगे, रिसुएशन करना चालू करेंगे। पट्टी बांध दी हमने, वहाँ पे से जहर ऊपर नहीं जाएगा। हम क्या करेंगे, जहाँ पे घाव है, जहाँ पर सांप ने काटा है, उससे वहाँ पे मुंह लगा के उस जहर को खींचेंगे मुंह में और देन थूक देंगे। उसे बिल्कुल घोटना नहीं है, ये नहीं कि उसे स्वैलो नहीं करना है, उसे सीधे थूक देना है, ताकि क्या करना है, जहर आपका बाहर आ जाए, ठीक है। और उसके बाद अपने मुंह को अच्छे से धो लेंगे, कुल्ला कर लेंगे।
शिफ्ट द पेशेंट इमीडिएटली टू द हॉस्पिटल, और ऐसी कंडीशन में हॉस्पिटल की तरफ तुरंत मूव करना चाहिए पेशेंट को तुरंत शिफ्ट करना चाहिए हॉस्पिटल की तरफ। सी टू इट दैट द पर्सन इज रेस्ट ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट, और हमें ये देखना है कि ट्रांसपोर्टेशन के समय वो व्यक्ति आराम करे। चलिए, ये था हमारा स्नेक बाइट के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं हम फ्रैक्चर एंड स्प्रेन के बारे में, यानी कि मोच और जब हमारा किसी बोन में फ्रैक्चर हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। तो फ्रैक्चर रेफर टू एन इंजरी अफेक्टिंग द skeleton can be caused by an application of direct and indirect force. The general sign of symptoms are, देखो क्या होता है जब हमारी बॉडी की जो बोन्स हैं वो अपनी जगह से किसी भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फोर्स के कारण अपनी जगह से हट जाती है, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्चर। द जनरल साइन एंड सिम्टम्स आर पेन एट और नियर द साइट ऑफ इंजरी, इंक्रीज द मूवमेंट। जैसे ही हम उस चीज को मूव करेंगे, या तो हाथ को या पैर को, जहाँ पे वो फ्रैक्चर हुआ है उस एरिया को अगर हम हिलाएंगे डुलाएंगे तो उसके आसपास वाले, जहाँ पर इंजरी हुई है उसके आसपास वाले हिस्सों में क्या होगा, दर्द होगा। मूवमेंट में बी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल, मूवमेंट जो करना हमारे लिए इम्पॉसिबल होगा या डिफिकल्ट होगा ऐसी कंडीशन में अगर फ्रैक्चर है आपको तो। स्वेलिंग एंड लेटर ब्रूजिंग द इंजर्ड पार्ट, या तो वो हिस्सा सूज जाएगा या फिर धीरे धीरे सूजना चालू हो जाएगा। डिफॉर्मिटी एट द साइट ऑफ द फ्रैक्चर, किसी भी तरीके से वहाँ पर साइट जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है उसी साइट को से डिफॉर्म करेंगे। शॉक में अकर, हो सकता है कि उस व्यक्ति को शॉक लग जाए, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए जब फ्रैक्चर हो जाता है। लोअर द बॉडी टेम्परेचर बाय रिमूविंग लूजिंग द क्लोथ एंड क्लीनिंग द पर्सन, ठीक है। देखो उस व्यक्ति के आसपास, जो व्यक्ति है जिसको फ्रैक्चर हुआ है उसके आसपास उसके कपड़े पहले तो ढीले कर देंगे और दूसरा उसको हवा में बिठा देंगे, उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे। पुट आइस पैक एंड कोल्ड कंप्रेस टू द नेक एंड अंडर द आर्मपिट्स टू द ग्रोइन एरिया, ऐसी जगहों पर जहाँ पर गर्दन के पास और उसके आर्मपिट बगलों में क्या करेंगे, छोटे छोटे आइस के टुकड़े करके लगाएंगे ताकि उसका बॉडी का टेम्परेचर नीचे हो जाए। ड्रिंक लॉट्स ऑफ फ्लूइड, दोज हु प्रेस्पर मोर शुड ड्रिंक मच फ्लूइड एज पॉसिबल, ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना है, उस व्यक्ति को पीने के लिए देना है जिससे कि वो ज़्यादा पानी पिए और नॉर्मल कर पाए अपने आप को। स्टे अवे फ्रॉम द प्लेस दैट आर हॉट, ऐसी जगह जहाँ पर गर्म है वहाँ पे उस व्यक्ति को नहीं रखना है। जनरल फर्स्ट एड दैट कुड बी गिवन टू अ पर्सन एंड चेक द डेंजर रिस्पॉन्स, एयरवे ब्रीथिंग एंड द ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द विक्टिम। तो हमें यहाँ पर वही DRABC का फैक्ट को यहाँ पर फर्स्ट एड द्वारा एक्शन प्लान को फॉलो करना है। डेंजर रिस्पॉन्स, एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन चेक करना है विक्टिम का। ऑलवेज कंट्रोल सीवर ब्लीडिंग बिफोर इमोबिलाइजेशन एनी फ्रैक्चर, किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग होने से, फ्रैक्चर होने के साथ साथ अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उससे बचना है। प्लेस सफिशिएंट पैडिंग टू द सपोर्ट फ्रैक्चर साइड, क्या करेंगे, फ्रैक्चर वाले एरिया को सपोर्ट साइड से पैडिंग से कवर करके आसानी से उसे मूव करेंगे। इमोबिलाइज फ्रैक्चर साइड्स, उस एरिया को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है जिस एरिया में आपके फ्रैक्चर हुआ है। डू नॉट फोर्स बोन बैक इनटू द बाउंड, और किसी भी तरीके से उसे टकराने नहीं देना है, उसकी हड्डियों को टकराने नहीं देना है वरना उसे दर्द होगा। गिव प्रॉपर पैडिंग बिफोर द पेशेंट इज शिफ्टेड टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जाने से पहले उस व्यक्ति को क्या दी जाए, प्रॉपर पैडिंग दी जाए ताकि उसे कोई दर्द ना हो। अप्लाई आइस पैक ऑन द अफेक्टेड एरिया टू रिड्यूस द पेन एंड कंट्रोल स्वेलिंग, जहाँ पर सूजन हो गई है और जहाँ पर आपने चोट लगी है उस एरिया पे आपको क्या लगाना है, आइस पैक लगाना है। ट्रीट टू द प्रिवेंट शॉक, और उस व्यक्ति को शॉक से बचाना है ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी तरीके के शॉक ना लगे उसे। तो ये तो था हमारा क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। अब है हमारा पॉइजनिंग, जहर। अगर कोई व्यक्ति जहर खा लेता है या किसी तरीके से उसे पॉइजन हो जाता है, पॉइजन खा लेता है या पेस्टिसाइड निकल लेता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए। पॉइजन इज एनी सब्सटेंस दैट कॉज इंजरी, इलनेस, डेथ व्हेन इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी, एक ऐसा सब्सटेंस है पॉइजनिंग जिसके कारण व्यक्ति को कमजोरी होती है या फिर
बीमार होने लग जाता है या फिर वो डेथ की तरफ, बॉडी उसकी क्या हो जाती है, डेथ की तरफ मूव होने लग जाती है, उसे किसी प्रकार की इंजरी हो जाती है। और पॉइजन जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं। इंजेस्टेड पॉइजन्स आर इंट्रोड्यूस थ्रू द माउथ बाय ईटिंग एंड ड्रिंकिंग पॉइजन सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस पॉइजन जो हमें मुंह के द्वारा लिए जाते हैं उन्हें इंजेस्टेड पॉइजन्स कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है जो खाने के साथ या पीने के साथ हमें पॉइजन्स मिलते हैं उन्हें इंजेस्टेड पॉइजन्स बोला जाता है। सेकेंड है हमारा इनहेल्ड पॉइजन्स आर इंट्रोड्यूस थ्रू द लंग्स बाय इनहेलिंग इंडस्ट्रियल गैस, फ्लेम्स फ्रॉम द फायर, केमिकल वेपर एंड पेट्रोल एंड इंजन एग्जॉस्टेड। अब क्या है, इनहेल्ड पॉइजन्स ऐसे होते हैं जो हमें सूंघने के द्वारा यानी कि लंग्स के द्वारा, लंग्स से फैलते हैं। जैसे गैस हो गई, फ्लेम्स हो गई किसी केमिकल की, ठीक है, पेट्रोल हो गया, इंजन हो गया, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। अब आता है आपका एब्जॉर्ब पॉइजन। एब्जॉर्ब पॉइजन आर एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन बाय कॉन्टैक्ट विद द पॉइजनस स्प्रे सच एज अ पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड। देखो ऐसा होता है कई बार एब्जॉर्ब पॉइजन इस तरीके के, हम पेस्टिसाइड लाए, इंसेक्टिसाइड लाए, जैसे ही वो त्वचा के कंट्रोल में आएंगे वो क्या कर लेंगे, हमारी त्वचा क्या कर लेगी, ऑब्जर्व कर लेगी उस पॉइजन को, जिस कारण हमारी बॉडी में पॉइजन पहुंच सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए जब पॉइजन हो जाता है। चेक द डेंजर रिस्पॉन्स, एयरवे, ब्रीथिंग एंड ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द बिल्डिंग। ठीक वही DRABC का एक्शन प्लान को फॉलो करना है हमने यहाँ पर। व्यक्ति के वही चीज़ें देखनी है, डेंजर रिस्पॉन्स, एयरवे, ब्रीथिंग और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। गिव मिल्क और वाटर टू डिल्यूट डाउन द पॉइजन। क्या देना है उसे, पानी देना है या वाटर देना है ताकि उसका पॉइजन डिल्यूट हो जाए। मॉनिटर वाइटल साइन एंड प्रिवेंट शॉक। उसे क्या करना है, उसको मॉनिटर करते रहना है, उसकी बॉडी में क्या सिम्टम्स हो रहे हैं उस चीज़ को मॉनिटर करना है और उस व्यक्ति को शॉक से बचाना है। ऑब्जर्व द अमाउंट एंड कलर ऑफ वॉमिटिंग। हमें क्या करना है, उस व्यक्ति की जो की गई उल्टियाँ हैं या वॉमिट हुई हैं उसके कलर को ऑब्जर्व करते रहना है और कितनी मात्रा में की है उस चीज़ को ऑब्जर्व करते रहना है। चेक फॉर द फॉरेन मैटर्स in his or her mouth and remove it so that he or she can breathe freely। ठीक है, उसके उसके मुंह को देखना है कि उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या वो प्रॉपरली ब्रीथ कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। प्लेस द पेशेंट इन रिकवरी पोजीशन एंड वेट द मेडिकल असिस्टेंट। क्या करना है ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर व्यक्ति की, पेशेंट की रिकवरी पोजीशन, रिकवर हो रहा है उस स्थान पर उसे रखना है एंड वेट फॉर द मेडिकल असिस्टेंट। और तब तक वेट करना है जब तक आपकी हॉस्पिटल से मदद ना आ जाए। सेंड टू द हॉस्पिटल। फिर लास्ट में आपको उस व्यक्ति को कहाँ भेजना है, हॉस्पिटल। क्या नहीं करना चाहिए हमें ऐसी कंडीशन में, डोंट इंड्यूस वॉमिटिंग। हमें उस व्यक्ति को कोशिश करना है कि वो वॉमिट ना करे। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हीट स्ट्रोक। तो बच्चों हीट स्ट्रोक कैसे कहते हैं, इट स्ट्राइक सडनली विद वेरी लिटिल वार्निंग। When the body cooling system fails, the body temperature rises fast. This creates emergency condition. The signs are the temperature of the body is very high, hot and dry. The skin is red with no sweating, fast pulse rate, dilated pupils, confusions, and sometimes there might be a loss of consequences. तो देख कॉन्शियसनेस। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब किसी व्यक्ति को अचानक से ये जो सिचुएशन होती है हीट स्ट्रोक की, अचानक से आती है, विदाउट वार्निंग आती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी का जो कूलिंग सिस्टम है वो फेल हो जाता है और बॉडी का टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ने चले जाता है, जिसे कहते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर ऊपर की तरफ जाता है, बढ़ जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, व्यक्ति का बॉडी टेम्परेचर हाई होगा, गर्म होने लग जाएगा और उसकी स्किन सूखी पड़ने लग जाएगी, उसकी स्किन रेड होने लग जाएगी, उसको पसीने नहीं आएंगे, उसकी पल्स फास्ट हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इसके सिम्टम्स हैं हीट स्ट्रोक के। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, लोअर द बॉडी टेम्परेचर बाय रिमूविंग यूजिंग द क्लोथ और फैनिंग द पर्सन। जो विक्टिम है, विक्टिम को लेटा देंगे, उसके बॉडी के कपड़ों को निकाल देंगे या फिर रिमूव लूज कर देंगे ताकि उसको प्रॉपरली एयरवे, ब्रीथिंग और सिस्टम मिल सके, सर्कुलेशन मिल सके। अगला पॉइंट है पुट ice pack or cold compresses to the neck, under the armpits
टू द ग्रोइन एरिया। क्या करना है, ठीक उसी प्रकार से उसकी बॉडी को हल्के हल्के ठंडा करने के लिए छोटे छोटे आइस के टुकड़े लेके या तो उसकी बगलों में लगा देंगे या फिर उसके ग्रोइंग एरिया में लगा देंगे। ठीक है, इससे उसकी बॉडी का टेम्परेचर नीचे आना चालू हो जाएगा। ड्रिंक लॉट्स ऑफ फ्लूइड एंड दोज हु प्रेफर मोर शुड ड्रिंक एज मच फ्लूइड एज पॉसिबल। उस व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा पीने को देना है जिससे कि उसकी स्थिति नॉर्मल हो जाए। स्टे अवे फ्रॉम द प्लेसेस दैट आर हॉट, और ऐसी जगहों से बचना है जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ओरल डिहाइड्रेशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS, ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, ORS में हमें क्या करना है, ORS कैसे देते हैं, ORS क्या है, ORS हैज़ बीन अ लाइफ सेवर इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन बॉडी। जब बॉडी में सॉल्ट की कमी और वाटर की कमी हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में ORS हमारा लाइफ सेवर की तरह काम करता है, डिहाइड्रेटेड बॉडी को हाइड्रेट कंडीशन में लाता है। The ORS is prepared by dissolving in a pinch of salt in a glass of water। ORS कैसे बनाया जाता है, एक ग्लास में थोड़ा सा पानी लेकर उसमें थोड़ा सा नमक डालकर, ठीक है, the amount of salt added should just be enough for the water taste like teardrops and 1 tablespoon of sugar to it। और इसमें थोड़ा सा चीनी मिला के हम क्या कर लेते हैं, ORS को प्रिपेयर कर लेते हैं और उसे उस व्यक्ति को दे देते हैं जिसकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो गई है। तो इससे आपकी डिहाइड्रेटेड बॉडी बाहर आ जाएगी ORS से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, ORS गिव्स टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ड्यूरिंग द डायरिया। किसी भी डायरिया से बचने के लिए आपको ORS दिया जाता है ताकि आपके बॉडी में पानी की और सॉल्ट की कमी ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। डॉग बाइट, डॉग बाइट में हमें क्या होता है, जब कुत्ता काट लेता है तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। द फर्स्ट एम ऑफ फर्स्ट एड इन केस ऑफ डॉग बाइट इज टू प्रिवेंट रेबीज, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड टू गेट मेडिकल एड एज सून एज पॉसिबल। जैसे ही कुत्ता काट लेता है तो हमारे फर्स्ट एड में पहला उसका ऑब्जेक्टिव है कि उस व्यक्ति को रेबीज होने से बचाने के लिए उसे प्रयास करे जाए। ठीक है, उसके इन्फेक्शन को रोका जाए और उसे मेडिकल असिस्टेंट एज सुन एज पॉसिबल मिल सके। वाइप द सलाइवा अवे फ्रॉम द बाउंड यूजिंग द क्लीन क्लोथ एंड हैंडकरचीफ। रुमाल या किसी साफ कपड़े से जहाँ पर कुत्ते ने काटा है वहाँ से उसके सलाइवा को धो देंगे। डू नॉट कम इन द कॉन्टैक्ट विद द सलाइवा दैट गेट्स वाइप अवे। ऐसे कोई भी जानवर के द्वारा निकाला गया सलाइवा जो बॉडी पे लगा है उसे उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहा है, कपड़े से वाइप करके फेंक देना है। ठीक है, वॉश द बाउंड थ्रूली विथ प्लेंटी ऑफ सोप एंड वाटर। और उस जगह जहाँ चोट कुत्ते ने काटा है वहाँ पर क्या करेंगे, फटाफट से खूब सारे साबुन से और पानी से धोएंगे ताकि सलाइवा पूरी तरीके से निकल जाए। कवर द बाउंड विद द ड्राई एंड स्टरलाइट ट्रेसिंग। क्या करेंगे, हम उस व्यक्ति की ट्रेसिंग कर देंगे, उस एरिया को पहले धोएंगे, धोने के बाद सुखाएंगे साफ कपड़े और साफ करने के बाद उसे कवर कर देंगे या तो ड्राई क्लोथ से या फिर ड्रेसिंग से। गेट मेडिकल एड get medical aid और send the patient to the hospital as soon as possible। और जैसे ही मेडिकल असिस्टेंट आ जाएगी उसे मेडिकल एड देने के बाद जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा। तो ये आपका हो गया चैप्टर समाप्त बच्चों। अब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा जिससे आपको क्या करना है, इस चैप्टर की समरी NCERT बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर्स दिए गए हैं आपको, वो करने हैं और कल तक मुझे सबमिट करने हैं। धन्यवाद।